बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 7 जून 2022 है, दिन है जी मंगल का। इंपॉर्टेंट अपडेट्स रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के हवाले से। आज 104वां रोज़ था जंग का। डॉनबास रीजन के अंदर डोनेट्स्क और लुहांस्क के अंदर बहुत इंटेंस किस्म की फाइटिंग रिपोर्ट होती रही, स्ट्रीट फाइटिंग रिपोर्ट होती रही। ना सिर्फ यूक्रेन के अंदर बल्कि यूक्रेन के जो पड़ोसी ममालिक हैं जिनमें बाल्टिक स्टेट्स हैं, लिथुआनिया, लैटविया और इस्टोनिया और फिनलैंड ने भी जंग की तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। सरकारी सतह पर भी और प्राइवेट लेवल पर भी लोगों ने भी जंग की तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के जो फाइटर्स हैं उनकी लाशें रिसीव हुई आज यूक्रेन को। लाशें रिसीव हुई तो वो फौजी, वो अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर जो फौजी थे जिन्होंने हथियार डाले, अज़ोव बटालियन के फौजी, वो कहाँ पर हैं? यही सवाल किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने लाशें रिसीव होने के बाद। किस तरह से वार्निंग दी रशिया को वो भी आपके सामने रखूंगा। आज अगर आप इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखें तो जो सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है टॉपिक और जो सबसे ज़्यादा टॉपिक खबरों में है वो है वर्ल्ड फूड क्राइसिस का। कौन है जिम्मेदार फूड क्राइसिस का, ग़िज़ाई किल्लत का? आपके सामने डेटा रख दूंगा कि कितने लोग, कितने मिलियन लोग इस अजनास का इंतज़ार कर रहे हैं और कौन जिम्मेदार है इस फूड शॉर्टेज का, इस फूड क्राइसिस का। आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है इस ग़िज़ाई किल्लत, इस फूड क्राइसिस का पूरी दुनिया में, जो आने वाले दिनों में और ज़्यादा स्वेयर होने वाला है। उससे कबल रीसेंट अपडेट्स पर नज़र डाल लेते हैं। डॉनबास रीजन के अंदर डोनेट्स्क और लुहांस्क के अंदर, स्पेशली जो सेवरोडोनेट्स्क का जो इंपॉर्टेंट सिटी है, वहाँ पर आज बहुत ज़्यादा फाइटिंग रिपोर्ट हुई, स्ट्रीट फाइट भी रिपोर्ट हुई और रूस का पलड़ा जो है वो भारी रहा। यूक्रेन ने एडमिट किया, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये कहा कि हमारे फौजी तादाद में बहुत कम है रशिया की फोर्सेस के मुकाबले में, इसलिए रशिया की फोर्सेस को एडवांटेज हासिल है डॉनबास रीजन के अंदर। और दूसरा, डॉनबास रीजन के जो लोग हैं, जो डोनेट्स्क और लुहांस्क के लोग हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, वो भी मॉस्को के साथ मिलकर, रशिया के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी फोर्सेस को मुखातिब करते हुए कहा कि डॉनबास रीजन में आपने डटे रहना है। और अपने फौजियों को मुखातिब करते हुए, अपने अवाम को मुखातिब करते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि डॉनबास स्टैंड्स स्ट्रॉन्ग। डॉनबास जो है वो डटा हुआ है, हमारी फोर्सेस डटी हुई हैं और मुकाबला कर रही हैं। इसी दौरान यूक्रेन को रिसीव हुए अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर जो अज़ोव बटालियन के जो फाइटर्स थे, जो चंद हफ्तों तक अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर छुपे रहे और फिर उन्होंने हथियार डाल दिए और ख़ुद को मॉस्को की फोर्सेस के हवाले कर दिया। आज 10-12 रोज़ गुजरने के बाद रशिया की जानिब से इन अज़ोव बटालियन के जो फाइटर्स हैं, इनकी लाशें यूक्रेन के हवाले की गई, जिसके बाद यूक्रेन के जो अवामी हलके हैं वहाँ पर ये चहमगोइयाँ चल पड़ी कि अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के जो फाइटर्स थे, क्या ये उन्हें मार काट कर रशिया जो है वो यूक्रेन के हवाले कर रहा है। 10-12 रोज़ क्यों लगे इन लाशों को यूक्रेन के हवाले करने के लिए? क्या मॉस्को जो है, मॉस्को पर इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं रशिया पर वो लगाए जा रहे हैं। एक स्पेशल सेशन हुआ यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्पेशल सेशन था, जिसमें रशिया पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि रूस के जो फौजी हैं वो जिन इलाकों को कैप्चर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वहाँ की जो ख़वातीन हैं उनके साथ रेप करते हैं। और ये स्पेशल सेशन सिर्फ इसी टॉपिक पर बुलाया गया और रशिया पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया मॉस्को की फोर्सेस पर कि आपके जो फौजी हैं वो रेप केसेस में मुलव्वस हैं। ना सिर्फ दर्जनों और सैकड़ों बल्कि हज़ारों जो यूक्रेनी ख़वातीन हैं उनका रेप किया जा चुका है। तो रशिया के जो नुमाइंदे, जो एम्बेसडर वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा आपने एक भी सबूत प्रोवाइड नहीं किया, अगर आप एविडेंस देंगे तो हम तहकीकात करेंगे। और मुकम्मल तौर पर रशिया के जो सफ़ीर हैं, जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने इन इल्ज़ामात को डिनाई किया। इसी तरह अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के फाइटर्स की जो लाशें पहुंचाई गई यूक्रेन को, तो यूक्रेन के अवाम में इसी तरह की डिस्कशन होने लगी कि लाशें उस वक्त की हैं जब अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर लड़ाई चल रही थी, या फिर ये वो कैदी भी हैं जो रशिया के अंडर कंट्रोल, रशिया के जेलों में मौजूद हैं, क्या उन्हें मार काट कर यूक्रेन के हवाले तो नहीं किया जा रहा है? तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो पैगाम जारी किया, उसमें उन्होंने सबसे पहले बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का शुक्रिया अदा किया। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसमें सेफ रहे, बच चुके हैं। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बोरिस जॉनसन का शुक्रिया अदा किया कि एग्जैक्टली ये वही वेपन है जो हमें आपने प्रोवाइड किया। बोरिस जॉनसन की जानिब से मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि M270 मीडियम रेंज मिसाइल्स प्रोवाइड करने का ऐलान किया गया। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने शुक्रिया अदा किया बोरिस जॉनसन का और उसके बाद अपने अवाम को मुखातिब करते हुए, रशिया को मुखातिब करते हुए ये कहा कि अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के जो
2500 से ज़ायद कैदी मॉस्को की जेलों में कैद हैं। उन पर हमारी गहरी नज़र है, हमारी इंटेलिजेंस की भी नज़र है और आलमी इदारों की भी नज़र है। अगर रशिया ने इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश की या उन कैदियों को टॉर्चर करने की कोशिश की, उन्हें मारने की कोशिश की, उन पर जुल्म किया गया, तो फिर मॉनिटरिंग की जा रही है उन अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के फाइटर्स की, उन अज़ोव बटालियन के फाइटर्स की। तो इस तरह की गलती करने से मॉस्को बाज रहे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दरअसल मॉस्को को उन लाशों के रिसीव होने के बाद एक मैसेज दे रहे थे इनडायरेक्ट कि अगर ये कार्रवाई अब अमल में लाई गई है तो आइंदा इस कार्रवाई को अमल में लाने से बाज रहा जाए। और दूसरा, वो अपने अवाम को एक कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि हमारी मुकम्मल नज़र है अज़ोव बटालियन के फाइटर्स पर, ना सिर्फ हमारी बल्कि आलमी इदारों की भी नज़र है, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। ना सिर्फ हम अज़ोव बटालियन के फाइटर्स को वापस छुड़वाएंगे बल्कि मरियोपोल का इलाका और अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट जो है वो हमने वापस हासिल करना है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने अवाम, अपने फौजियों का हौसला बढ़ाते हुए ये वीडियो पैगाम जारी किया। लेकिन ये वीडियो पैगाम की हद तक अच्छा लगता है क्योंकि मॉस्को रशिया ने रेफरेंडम्स का आगाज़ कर दिया है। रेफरेंडम्स की तैयारियां स्टार्ट कर दी गई हैं। खिरसोन का जो इलाका है जो कि मरियोपोल के करीब है, वहां पर रशिया के ऑफिशियल्स ने बताया कि रेफरेंडम की तैयारियां की जा रही हैं और आने वाले दिनों में खिरसोन में और खिरसोन की तरह बाकी जो इलाके जो रशिया जो है जिन पर कंट्रोल हासिल कर चुका है, उधर पहले रेफरेंडम करवाया जाएगा, उन्हें बाकायदा तौर पर रशिया का हिस्सा बनाया जाएगा और फिर रशियन पीस कीपर्स वहाँ पर तैनात किए जाएंगे। ये CSTO की मीटिंग में ये बात डिस्कस की गई कि रशियन पीस कीपर्स को, जो इलाके रशिया कंट्रोल कर चुका है, तो फिर वहाँ पर रशियन पीस कीपर्स को तैनात कर देते हैं। लेकिन CSTO के जो रशियन पीस कीपर्स हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 6 मेंबर ममालिक हैं जिसमें रशिया समेत जो सोवियत से टूटे हुए ममालिक हैं जिनमें बेलारूस, आर्मीनिया और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज शामिल हैं, उनकी ये मीटिंग हुई थी जिसमें फैसला किया गया कि रशियन पीस कीपर्स को रेफरेंडम होने के बाद इन इलाकों में तैनात कर दिया जाएगा। उसके बाद रशिया अपने ऑपरेशन को लेकर आगे की जानिब बढ़ेगा। तो उसे लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन ना सिर्फ यूक्रेन के दीगर इलाकों में है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ऐलान कर चुके हैं कि अब हम ऐसे इलाकों को टारगेट करेंगे जिन्हें हमने टारगेट नहीं किया। तो जो पड़ोसी ममालिक हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन्स आए हैं। एक तो जर्मनी और बाल्टिक स्टेट्स के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया और एक डिसीजन सामने आया कि बाल्टिक स्टेट्स की जो सिक्योरिटी है, वहाँ पर जो ट्रूप्स हैं, उनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा क्योंकि अगर रशिया अपने कॉन्फिडेंस में, अपने एग्रेशन में आगे की जानिब बढ़ा तो फिर 2 नाम सामने आ रहे हैं। एक तो मोल्दोवा का इलाका ट्रांसनिस्ट्रिया, जो कि रशिया के ऑपरेशन को देखते हुए ये लग रहा है कि पहला जो इलाका है जहां पर रशिया के फोर्सेस एक दूसरे मुल्क के इलाके में दाखिल होंगी, वो ट्रांसनिस्ट्रिया का इलाका है, मोल्दोवा का इलाका है। और दूसरा जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो हैं बाल्टिक स्टेट्स, क्योंकि बाल्टिक स्टेट्स जो हैं वो नेटो कंट्रीज़ हैं। लिथुआनिया, लैटविया और इस्टोनिया, ये वो नेटो कंट्रीज़ हैं जो सन 2000 के बाद नेटो का मेंबर बने। और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को इन कंट्रीज़ पर एतराज़ है क्योंकि इनके बॉर्डर्स रशिया के साथ मिलते हैं और दूसरा सन 2000 के बाद नेटो के मेंबर बने। तो दूसरा शक यहाँ जा रहा है कि बाल्टिक स्टेट्स तक रशिया के फोर्सेस आएंगी। तो बाल्टिक स्टेट्स ने जर्मनी के साथ मिलकर तैयारियां शुरू कर दी। और फिनलैंड जिसने अभी नेटो के लिए अप्लाई किया, तो फिनलैंड में प्राइवेट सतह पर तैयारियां स्टार्ट कर दी गई हैं। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दी गई हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग कैंपेन्स जो हैं वो स्टार्ट कर दी गई हैं जिनमें अवाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन भी इन ट्रेनिंग सेशंस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर आने वाले दिनों में जंग फिनलैंड तक आती है तो आपने मॉस्को की फोर्सेस का मुकाबला और अपना दिफा कैसे करना है। क्योंकि ये जंग जो है, अब ये जंग, ये क्राइसिस 2 बड़ी ताकतों के दरमियान एक रस्सा कशी से स्टार्ट हो चुकी है। दोनों बड़ी ताकतें हार मानने के लिए तैयार नहीं। बहुत सारे मीडिएटर्स आए, इजराइल आया, तुर्की आया, फ्रांस आया, जर्मनी आया, यूनाइटेड नेशंस, एंटोनियो गुटेरेस खुद आए, लेकिन अमेरिका और रूस में से कोई भी लचक दिखाने को तैयार नहीं है। और इन 2 बड़ी सुपर पावर्स की जो जिद है वो इस तनाज़े को बहुत लंबा खींच सकती है। अब एक सुपर पावर तो ये है, मैं आपको बता दूं अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। जो बाइडन जो है उन्हें किस तरह से अमेरिका को क्राइसिस ने घेर रखा है, बहुत ज़्यादा टेंस सूरत हाल है। एक तो बेबी फार्मूला हो गया, उसके बाद जो लोड शेडिंग, अब कुछ स्टेट्स हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें कैलिफोर्निया भी है, एरिजोना भी है, वहाँ पर अब पावर ब्रेकडाउन होने वाला है जिसकी टेंशन है अमेरिका के सदर जो बाइडन को। फिर जिस तरह के वाकयात गन वायलेंस के आए रोज़, एक रोज़ के अंदर 10-10 गन वायलेंस के जो वाकयात हैं
वो रिपोर्ट हो रहे हैं अमेरिका के अंदर। इन्फ्लेशन का मैं आपको बता दूं, गैस प्राइस बहुत हाई हो चुका है और इन्फ्लेशन का ये हाल है कि 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर इन्फ्लेशन आ चुकी है। 8.3% इंक्रीज हुई है इन्फ्लेशन अमेरिका के अंदर और अमेरिका के अवाम बहुत ज़्यादा टेंस है। अमेरिका के सदर जो बाइडन, जिन्हें एक हनीमून पीरियड कहते हैं, दिया गया था और वो उस वक्त में अमेरिका के सदर बने जब अमेरिका पर एक हनीमून पीरियड था। डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छी हालत में अमेरिका को छोड़कर गए थे और जो बाइडन ने अमेरिका को 40 साल पीछे पहुंचा दिया है। और अभी भी अमेरिका और रूस की जो रस्साकशी है उसमें अमेरिका आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका मजीद क्राइसिस से दो चार हो जाएगा। फूड क्राइसिस का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। आपने भी सुना होगा, इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत बात की जा रही है फूड क्राइसिस की। बुनियादी वजह और जो बुनियादी नुक्ता जिसे डिस्कस किया जा रहा है वो है यूक्रेन की पोर्ट्स पर, ब्लैक सी और सी ऑफ अज़ोव की पोर्ट्स पर पड़ा हुआ ग्रेन, जो अजनास है। इसका मैं आपको बता दूं, ये ग्रेन है 28 से 30 मिलियन टन्स जो ग्रेन है वो पड़ा हुआ है ब्लैक सी और सी ऑफ अज़ोव की पोर्ट्स के ऊपर। यूक्रेन का मैं आपको बताऊं कि 400 मिलियन टन्स ग्रेन पर ईयर प्रोवाइड करता है दीगर ममालिक को और 15 मिलियन जो लोग हैं वो इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं इस अजनास का, जो कि ब्लैक सी की पोर्ट पर फंसा हुआ पड़ा है और रशिया जो है वो उसे आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रहा। और अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से एक स्पेशल सेशन बुलाया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का और उसमें यही मामला डिस्कस हुआ कि अगर ये अजनास यहाँ पर पड़ा रहा जिसका इंतज़ार 15 मिलियन लोग कर रहे हैं और ये अजनास उन तक ना पहुंचा तो फिर स्टॉकिंग होगी और जिस तरह के हालात आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेंगे, स्पेशली जो अफ्रीकी ममालिक हैं उन्हें भुगतना पड़ेंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने वहां पर उस इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑब्वियसली इसका जिम्मेदार रशिया है, क्योंकि रशिया ने एक तो यूक्रेन की जो पोर्ट्स हैं उन पर पहले कब्जा किया और अब जो अजनास है उस पर ना सिर्फ कब्जा किया बल्कि वो अजनास चुरा चुरा कर दीगर ममालिक को बेचा जा रहा है रशिया की जानिब से। इन ममालिक में तुर्की का भी नाम है, सीरिया का भी नाम है, अफ्रीकन कंट्रीज़ का भी नाम है, क्योंकि हाल ही में अफ्रीकन यूनियन के जो सरबराह हैं उन्होंने विजिट किया मॉस्को का, वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और ये कहा कि जनाब ये अजनास तो छोड़ दें, हम तो भूखे मर जाएंगे। तो उनका ये कहा गया, यूक्रेन की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें एक तसल्ली दे दी और अब ये जो ग्रेन है, ये जो अजनास है वो चुरा चुरा कर अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी प्रोवाइड किया जा रहा है व्लादिमीर पुतिन की जानिब से। और एंटनी ब्लिंकन ने इस बात को सेकंड किया और ये कहा कि बिल्कुल यूक्रेन जो इल्ज़ामात आयद कर रहा है वो 100% दुरुस्त हैं। रशिया ने पहले इन पोर्ट्स पर कब्जा किया, फिर इस अजनास पर कब्जा किया और अब चुरा चुरा कर ये अजनास जो है वो अपनी पसंद के ममालिक को रशिया की जानिब से बेचा जा रहा है। और ये फूड क्राइसिस जो आने वाले दिनों में बढ़ेगा इसकी टोटली जिम्मेदारी रशिया पर आयद होती है। रशिया के एम्बेसडर ने, अब आपने कॉमेंट्स बॉक्स में दोनों जो डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सुनकर आपने अपनी राय का इजहार करना है। रशिया के एम्बेसडर ने कहा कि देखें जनाब, हमारे ऊपर 10,000 सैंक्शंस आयद की गई हैं अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से, और अगर हमारे जो शिप्स हैं, हमारी जो कश्तियां हैं वो इन पोर्ट्स से निकलती हैं इस अजनास को लेकर, तो क्या गारंटी है कि जिस तरह पहले हमारी शिप्स को रोक लिया गया और उन्हें सीज कर दिया गया, इस तरह हमारी इन शिप्स को नहीं रोका जाएगा। इसी तरह दीगर कुछ सैंक्शंस हैं उनके तहत हम ये अजनास बाहर भेजने से कतरा रहे हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि पहले वो सैंक्शंस हटाई जाएं जिनके तहत हम ये अजनास दीगर ममालिक तक नहीं भेज सकते, उसके बाद हम भेज देंगे। तो अमेरिका ने कहा कि जनाब हम किसी तौर ये जो सैंक्शंस हैं वो रशिया पर से नहीं हटाएंगे, चाहे ये अजनास यहाँ पर पड़ा पड़ा ख़राब हो जाए और भूखे मर जाएं, मिलियंस जो लोग हैं वो भूखे मर जाएं, लेकिन हम रशिया पर से ये जो आयद सैंक्शंस हैं ये नहीं हटाएंगे। और रशिया भी अपनी जानिब एक ज़िद पर अड़ा हुआ है कि जब तक ये सैंक्शंस नहीं हटाई जाती तब तक हम ये अजनास नहीं भेजेंगे दीगर ममालिक। और मैं आपको बताऊँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जब जंग हो रही है तो ये जो जिन पोर्ट्स पर रशिया ने कब्ज़ा किया या जो अजनास रशिया के पास आया, ये क्या है? ये वॉर ट्रॉफ़ी होता है, ये वॉर ट्रॉफ़ी का सामान होता है, ये माल गनीमत होता है, ये रशिया का है अब। और रशिया अगर इस अजनास को अभी भी दीगर ममालिक तक भेजने के लिए रजामंद है
और रशिया की जानिब से जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ को अभी तक गैस प्रोवाइड की जा रही है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये व्लादिमीर पुतिन की नरमी है कि व्लादिमीर पुतिन इस अजनास के मामले पर बातचीत भी करते हैं, कंडीशंस भी तय करते हैं और ये कहते हैं कि टेबल पर बैठ जाओ, कुछ तुम करो कुछ हम करते हैं और हम ये जो फूड क्राइसिस है इससे दुनिया को निकाल सकते हैं। लेकिन अमेरिका, जिसे खुद बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना है, वो मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है। आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि कौन जिम्मेदार है इस फूड क्राइसिस का, जो कि 15 मिलियन लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर ये क्राइसिस बहुत ज़्यादा स्वेर हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। तुर्की और यूनाइटेड नेशंस के चीफ अभी भी पुरउम्मीद हैं कि वो अजनास का मामला ये हल करवा सकते हैं, क्राइसिस को कम करवा सकते हैं अगर दोनों पार्टियां टेबल पर बैठकर कुछ मामलात पर इत्तफाक करें। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।